हर जीव की कहानी की शुरुआत एक ही जगह से होती है। ये वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो पृथ्वी पर मौजूद, आप कह सकते हैं, हर जिंदगी को एक दूसरे से जोड़ती है। आज हम उसी प्रक्रिया यानी रिप्रोडक्शन को समझेंगे। ये कैसे काम करती है और क्यों ये जीवन का सबसे जरूरी ब्लूप्रिंट है। कभी सोचा है कि हम अपने माता पिता की तरह क्यों दिखते हैं, या एक गुलाब के पौधे से गुलाब ही क्यों खिलता है? इन सारे सवालों का जवाब ना एक चीज में छिपा है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन में, जो रिप्रोडक्शन के जरिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती है। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम सबसे पहले जेनेटिक ब्लूप्रिंट की बात करेंगे। फिर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को देखेंगे। इसके बाद फर्टिलाइजेशन की माइक्रोस्कोपिक रेस को जानेंगे। और आखिर में एक सेल से इंसान बनने के 9 महीनों के इनक्रेडिबल सफर को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले उस नींव को समझते हैं जिस पर यह पूरी प्रक्रिया टिकी हुई है। आखिर रिप्रोडक्शन का असल मकसद है क्या और यह जिंदगी के लिए इतना जरूरी क्यों है? अगर सीधी सादी भाषा में कहें ना, तो रिप्रोडक्शन का मतलब है किसी जीव का अपने जैसा ही एक नया जीव बनाना। ये बस प्रकृति का एक तरीका है ये पक्का करने का कि किसी भी स्पीशीज का अस्तित्व बना रहे। अब ये प्रक्रिया जो है मोटे तौर पर 2 तरह की होती है। एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें सिर्फ एक ही पेरेंट होता है और जो ऑफस्प्रिंग होता है वो बिल्कुल उसकी जेनेटिक कॉपी होता है। और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें 2 पेरेंट्स शामिल होते हैं और ऑफस्प्रिंग में दोनों के जीन्स का एक यूनिक मिक्स होता है। हम इंसान इसी दूसरे तरीके का इस्तेमाल करते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए 2 अलग-अलग सिस्टम्स की जरूरत पड़ती है। तो आइए पहले सिस्टम से शुरू करते हैं, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसका मेन काम है स्पर्म सेल्स को बनाना और उन्हें डिलीवर करना। इस सिस्टम के कुछ की प्लेयर्स हैं। टेस्टिस, ये वो जगह है जहां स्पर्म बनते हैं। फिर है एपिडिडमिस, जहां ये मैच्योर होकर स्टोर होते हैं। इसके बाद वास डेफरेंस नाम की एक डक्ट इन्हें आगे ले जाती है और आखिर में यूरेथ्रा के जरिए ये शरीर से बाहर निकलते हैं। अच्छा, यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात है। कभी सोचा है कि टेस्टिस शरीर के बाहर एक सैक में क्यों होते हैं? असल में स्पर्म प्रोडक्शन के लिए ना बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर से लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान चाहिए होता है। ये कमाल का बायोलॉजिकल डिजाइन है जो इस प्रोसेस के लिए बिल्कुल परफेक्ट कंडीशंस बनाता है। तो स्पर्म का सफर टेस्टिस में शुरू होता है, फिर एपिडिडेमिस में मैच्योर होने के बाद ये आगे बढ़ते हैं, जहां कुछ ग्लैंड्स इसमें सेमिनल फ्लूइड मिलाती हैं। ये फ्लूइड उन्हें एनर्जी देता है और उनकी हिफाजत भी करता है, और इसी मिक्सचर को सीमेन कहा जाता है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे सिस्टम की, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये सिर्फ एग सेल ही नहीं बनाता, बल्कि एक नए जीवन को पूरे 9 महीने तक पालने और उसे पोषण देने के लिए भी पूरी तरह से तैयार होता है। इस सिस्टम के जो मुख्य हिस्से हैं वो हैं ओवरीज, जहां एग स्टोर होते हैं, फलोपियन ट्यूब्स जो ओवरीज को यूट्रस से जोड़ती हैं, और हाँ, यही वो जगह है जहां फर्टिलाइजेशन होता है। और फिर है यूट्रस, वो मजबूत अंग जहां बेबी ग्रो करता है। हर महीने एक प्रोसेस होता है जिसे ओव्यूलेशन कहते हैं। इस दौरान ओवरी के अंदर एक फॉलिकल जो करीब करीब एक अंगूर के साइज का हो जाता है, वो फटता है और उसमें से एक मैच्योर एग निकलकर फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है। ओवरी से रिलीज होने के बाद ये एग एक छोटी सी लेकिन बहुत जरूरी यात्रा पर निकलता है। फलोपियन ट्यूब के अंदर मौजूद छोटे छोटे बालों जैसे सिलिया और मस्कुलर कंट्रैक्शंस इसे धीरे धीरे यूट्रस की तरफ धकेलते हैं, जहां ये स्पर्म का इंतजार करता है। और बस यहीं से कहानी का सबसे ड्रामेटिक हिस्सा शुरू होता है, जब लाखों स्पर्म एक अकेले एग तक पहुंचने के लिए एक माइक्रोस्कोपिक रेस में हिस्सा लेते हैं। यकीन मानिए, ये किसी भी मैराथन से कहीं ज्यादा मुश्किल और चैलेंजिंग सफर है। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, करीब 30 करोड़। सोचिए, इतने सारे स्पर्म एक साथ अपनी यात्रा शुरू करते हैं, लेकिन मंजिल पर पहुंचने का मौका सिर्फ और सिर्फ एक को मिलता है। ये नंबर ही दिखाता है कि ऑड्स कितने ज्यादा हैं। और ये रास्ता किसी ऑब्स्टिकल कोर्स से कम नहीं होता। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का जो माहौल है वो स्पर्म के लिए काफी हॉस्टाइल होता है। ज्यादातर तो सर्विक्स और यूट्रस की चुनौतियों को पार ही नहीं कर पाते। ये एक तरह से नेचर का क्वालिटी कंट्रोल मैकेनिज्म है, जहां सिर्फ सबसे स्ट्रांग ही आगे बढ़ पाता है। ये आंकड़े इस रेस की मुश्किल को एकदम साफ साफ दिखाते हैं। देखिए, 30 करोड़ ने रेस शुरू की, उनमें से सिर्फ कुछ हजार ही फलोपियन ट्यूब्स तक पहुंच पाए, और उनमें से भी सिर्फ कुछ 100 ही एग के आसपास पहुंचने में कामयाब हुए। और फिर आता है वो जादुई पल। एक सिंगल स्पर्म एग की आउटर लेयर को पेनिट्रेट कर लेता है
और जैसे ही ऐसा होता है एग की सतह फौरन सख्त हो जाती है ताकि कोई और स्पर्म अंदर ना आ सके। इस फ्यूजन से जो पहला सेल बनता है उसे जाइगोट कहते हैं। बस इसी एक पल में स्पर्म के 23 क्रोमोसोम्स और एग के 23 क्रोमोसोम्स मिलकर 46 क्रोमोसोम्स का एक पूरा सेट बना लेते हैं। एक नए इंसान का पूरा जेनेटिक ब्लूप्रिंट यहीं तैयार हो जाता है। आंखों का रंग, बालों का रंग, सब कुछ इसी वक्त तय हो जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद एक और अद्भुत यात्रा शुरू होती है। अगले 9 महीनों में वो एक सिंगल सेल यानी जाइगोट डेवलप होकर एक पूरे इंसान में तब्दील हो जाता है। इस 9 महीने के डेवलपमेंट को हम 3 ट्राइमेस्टर्स में बांट सकते हैं। पहले 3 महीनों में सारे जरूरी ऑर्गन्स की नींव रखी जाती है। दूसरे ट्राइमेस्टर में ग्रोथ और मूवमेंट पर फोकस होता है और आखिरी ट्राइमेस्टर वो जन्म के लिए अंतिम तैयारी का समय होता है। इस दौरान जो बदलाव होते हैं वो कमाल के हैं। पहले ट्राइमेस्टर में ही दिल धड़कना शुरू कर देता है, दूसरे में बेबी आवाज़ों पर रिएक्ट करने लगता है और तीसरे ट्राइमेस्टर तक तो वो बाहर की दुनिया में आने के लिए लगभग पूरी तरह तैयार हो चुका होता है, यहाँ तक कि अपनी माँ की आवाज़ भी पहचानने लगता है। और 9 महीनों के आखिर में वो सिंगल सेल अब एक पूरी तरह से विकसित बेबी बन चुका है जो इस दुनिया में अपना पहला कदम रखने के लिए तैयार है। ये पूरी प्रक्रिया वाकई में कुदरत का एक चमत्कार है। तो 2 माइक्रोस्कोपिक सेल से शुरू होकर एक पूरे इंसान के बनने का ये सफ़र हमें जिंदगी की जटिलता और खूबसूरती के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है ना? ये हमें याद दिलाता है कि हर जीवन की शुरुआत एक असाधारण और एक अविश्वसनीय यात्रा से होती है।